नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है। धीरे धीरे ये अपने पुराने रंग में वापस आता जा रहा है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सैनिकों ने पूरी तरह से देश को छोड़ दिया। अमेरिका 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान से निकल चुका है। आखिरी सैन्य टुकड़ी रात को अफगानिस्तान से निकल गई। इसके बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और खुशी में तालिबानियों ने हवाई फायरिंग भी की, जश्न भी मनाया। उसके बाद एक और तस्वीर सामने आई जिसमें तालिबान लड़ाके एक शख्स को चॉपर से लटकाकर शहर के चक्कर लगवाते नजर आए। वहीं दूसरी तरफ यूएनएससी में भारत की अध्यक्षता में सोमवार को अफगानिस्तान के हालात पर एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मांग की गई कि युद्ध प्रभावित देश का इस्तेमाल किसी देश को डराने या फिर हमला करने या आतंकवादियों को पनाह देने के लिए नहीं किया जाएगा। यूएनएससी के 13 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, तो वहीं इसके अस्थायी सदस्य रूस और चाइना मौजूद नहीं रहे। बाद में इस पर चीन ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह जबरदस्ती थोपा गया है। वहीं आज दोहा में भारत और तालिबान के बीच पहली बैठक हुई। इस बैठक में भारतीयों को वापस लेने को लेकर बातचीत हुई। ऐसे में इन तमाम परिस्थितियों के बीच बड़ा सवाल ये कि लौटा अमेरिका, अब क्या होगा अफगानिस्तान का। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। बहुत सारे सवाल अब भी खड़े होते हुए, मसलन तालिबान की तबाही कैसे रोकेगी यूएनएससी। जी हां, यूएनएससी की महत्वपूर्ण बैठक हुई, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि तालिबानियों की तबाही को कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा। लौटा अमेरिका, अब अफगानिस्तान का क्या होगा, बहुत बड़ा सवाल। अमेरिका की गलती, क्या तालिबान की किस्मत चमकी। अफगान बना आतंक का गढ़, महाशक्तियां क्या बैकफुट पर। दोहा में भारत तालिबान की बात, अब क्या होंगे आगे हालात। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम करेंगे कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कर्नल आरपी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत। जेके त्रिपाठी जी, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, त्रिपाठी जी आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर संजीव राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान मामलों के जानकार है, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी रवि जी बहुत बहुत स्वागत इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजीव राय जी आपके साथ करना चाहूंगी। अफगानिस्तान मामलों के जानकार हैं आप इस पूरी स्थिति को अब किस तरह से देख रहे हैं। अमेरिका वापस लौट चुका है, अब अफगानिस्तान का आगे क्या होने वाला है। अब तालिबान वहां पर क्या करने वाले हैं, क्या संकेत नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी तो तालिबान की पूरी कोशिश है कि वो अपना जो आउटलुक है उसको बदलें, और इसीलिए लगातार वो पिछले 2 हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना आउटलुक बदल लें। हाँ। और इसीलिए वो पॉलिटिकल रिकॉग्निशन के लिए प्रयास कर रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल रिकॉग्निशन मिल जाए और एक देश में स्टेबिलिटी आए और वो एक सरकार चलाने की स्थिति में आए। और इसीलिए वो अलग अलग गुटों से, अलग अलग पॉलिटिकल फ्रैक्शन से बात कर रहे हैं। हामिद करजई जी से बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला जी से बात कर रहे हैं, बाकी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजेस कम नहीं है। तालिबान जिस तरह से सत्ता में आ रहा है, वो देखिए, एक तो ये है कि कोई वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर वो सत्ता में और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना भी लेता है तालिबान, जिसको वो इंक्लूसिव कह रहा है, वो कितना इंक्लूसिव है ये तो बात की बात है, लेकिन अगर वो सरकार बना भी लेता है तो उसकी मुश्किलें कम नहीं होंगी। और क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान का इतिहास देखें, पूरे 100 साल का ही अगर आप इतिहास देखें, तो 19 से 29 के दौर में भी ऐसा ही रहा। जब एक लिबरल गवर्नमेंट वहां पे थी, अमानुल्लाह खान की सरकार थी, तो उन्होंने पर्दा प्रथा हटा दिया। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं को अपनी आजादी है, वो पर्दा रखें नहीं रखें। जो सरकारी कर्मचारी थे, पुरुष थे, उनके लिए उन्होंने वेस्टर्न ड्रेसेस रेकमेंड की। उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। सुरैया बेगम पहली बार 1923 में अफगानिस्तान में एजुकेशन मिनिस्टर बनी। तो इस तरह के बहुत सारे काम अमानुल्लाह खान ने किया। टर्की भेजा लड़कियों को नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए। लेकिन जो कट्टर धार्मिक ताकतें थी, वो लगातार उनका विरोध करती रही। तो अगर आप अफगानिस्तान के इतिहास को देखेंगे तो वहां ये जो 2 ग्रुपों के बीच डोमिनेंस की लड़ाई लगातार चलती रही है। आप देखें, जब वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी के 2 फ्रैक्शंस, परचम पार्टी और खल्क पार्टी सत्ता को संभाल रहे थे, तब भी एक मुजाहिदीन
का ग्रुप फॉर्म हुआ और उन्होंने लड़ाई लड़ी यूएसएसआर की फोर्सेस के खिलाफ। तो अगर आप ये 20 साल 25 साल के तालिबान के इतिहास को देखें तो आप फिर वही इतिहास देखते हैं कि जब एक कोट टाई वाले लोग हैं जो सरकार चलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ सलवार कमीज और चादर वाले लोग हैं, तो एक रूरल इलीट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक अर्बन इलीट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक धार्मिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा अर्बन लिबरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन तो इस तस्वीर से इतर इस बार तालिबानियों ने कुछ अलग ही दावे ISI पेश किए हैं, और जिस पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन की बात आप कर रहे हैं उसके लिए तो इन लोगों को वो दावा साबित करके दिखाना होगा। अगर बदलाव की बात कर रहे हैं तो बदलाव इन्हें दिखाना भी होगा, तभी वो संभव है। देखिए, अब वो इतने रैंक्स एंड फाइल्स उसके भीतर हैं कि सबको कंट्रोल करना अभी आसान नहीं है। ऑलरेडी तालिबान के कुछ लोग अलग होके ISIS खुरासान जिसको लोग जानते हैं, हाँ। उनके साथ गए हैं। और ये जब लड़ाके खाली होंगे, सब तो सत्ता में शामिल नहीं होंगे, तो जो फाइटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? जो फाइटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? जो हथियार इतने सारे वहां पे उपलब्ध हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। और दूसरे जो पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो भी लगातार चुनौती देती रहेंगे तालिबान को। तो आसान नहीं है तालिबान को, आसान नहीं है अभी फिलहाल आगे का रास्ता तालिबान के लिए। रवि पाराशर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जी, आप इस सिचुएशन को किस तरह से आंकते हैं, और अब भारत और तालिबान के बीच इस पूरे प्रकरण के बाद जो पहली मीटिंग हुई उसमें जो बातचीत हुई, अब आगे के हालात किस तरह के नजर आएंगे? आश्वासन तो दिया है तालिबानियों ने, लेकिन उन पर कितना विश्वास किया जा सकता है? आश्वासन दिया है, बातचीत का कोई ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि पहला दौर हुआ है दोहा में, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई कूटनीतिक खिड़कियां नहीं खुली हुई थी, या बातचीत के प्रयास नहीं हो रहे थे, या बातचीत नहीं हो रही थी। तो ऐसे में, और इससे पहले भी तालिबान के प्रवक्ता गाहे बगाहे पाकिस्तान मीडिया से बातचीत के दौरान हो या सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, वो ये संकेत तो बार बार दे ही रहे हैं कि भारत से उन्हें सांस्कृतिक और राजनीतिक रिश्ते बनाने हैं। उनकी तरफ से ये बयान भी आया है कि भारत ने जो विकास के काम अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए किए हैं उनको वो आके जारी रखें। तो सकारात्मक संकेत देने का सिलसिला तो लगातार जब से काबुल गिरा है, काबुल फतेह किया है उन्होंने, लगातार भारत को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतिहास की बात डॉक्टर संजीव राय ने की, और जिसके हाथ में बंदूक होती है, जो शस्त्र अस्त्र हथियार और विध्वंस के उपकरणों से लैस होता है, उसकी किसी बात का कितना उसको वजन दिया जाए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, तालिबान अब अफगानिस्तान में जो हो चुका, उसके बाद अब हमें दो तरह से भारत को रिएक्ट करना चाहिए। एक तो तत्कालीन आधार पर हमें अपनी रणनीति, कूटनीति और जो भी अपने प्रयास हैं वो एक करने होंगे, हम कर ही रहे हैं। लेकिन एक दीर्घकालीन, मुझे लगता है कि एक नीति की तरफ भी हमको अभी से बहुत सतर्कता के साथ, बहुत चौकन्नेपन के साथ बढ़ना होगा। क्योंकि अब देखिए कि 2001 में 9/11 होने के बाद और अब की सिचुएशन अगर देखें तो वैश्विक स्तर पर अगर हम एक संकेत ग्रहण करें तो बड़ा मजबूत संकेत ये मिलता है कि आतंकवाद को लेकर अब वैश्विक दृष्टिकोण में आमूल-चूल परिवर्तन आया है। एक फ्रेज के तौर पर हम कहते हैं उसने हथियार डाल दिए, यानी हार मान ली। अमेरिका ने तो बाकायदा अफगानिस्तान में हथियार डाल दिए। टीवी चैनल नंबर गिन के बता रहे हैं कि कितने हथियार उन्होंने डाले। और मुझे लगता है कि अपने जाने के क्रम में वो तालिबान को और जो दूसरे अंतर्विरोधी गुट हैं उनको इतना ज्यादा कैपेबल कर गए हैं कि छोटी मोटी वायुसेना, छोटी मोटी क्या, बहुत सशक्त वायुसेना के साधन भी उनके लिए मुहैया करा गए। ऐसे में जब अमेरिका जैसे देश, जो किसी समय ये लगता था कि आतंकवाद के वैश्विक सबसे बड़े दुश्मन हैं, उनका जो रवैया हमारे बिल्कुल ऐन पड़ोस में हमारे सामने है। और इससे पहले भी हमने देखा कि जो अमेरिका ने ये गलती कर दी जिस वजह से कहीं ना कहीं तालिबानी खुद ब खुद सशक्त होते हुए, नहीं देखिए, ताकत अपने आप आती हुई। गलती और सही तो तब होता है जब हम अनायास कोई यकायक हम कोई फैसला करते हैं। ऐसा नहीं है। अमेरिकी सैनिकों की वापसी का मामला बहुत लंबे समय से चल रहा था और अमेरिका कई और वैश्विक मोर्चों पर
बहुत बड़े पैमाने पर मुंह की खा चुका है। और ये अगर हम कहें कि अफगानिस्तान में भी भले ही वो चीन के हस्तक्षेप की वजह से, रूस की गतिविधियों की वजह से, उसकी दिलचस्पियों की वजह से अमेरिका की दाल वहां पर हथियारबंद मौजूदगी के बावजूद गल नहीं पाई, लेकिन ये अनंत काल तक नहीं होना था, ये होना था। और सबसे बड़ी चीज एक मैं कह दूं कि जो बाइडेन जो ये कह रहे थे कि सितंबर 9/11 एक प्रतीकात्मक तिथि थी सितंबर में, कि तब वापसी होगी फौज की, लेकिन आप गौर करिए कि तालिबान ने बाकायदा चेतावनी दी और डेडलाइन फिक्स की, और उस डेडलाइन को ओबे अगर अमेरिका को करना पड़ा तो इससे बहुत साफ है कि अब आतंकवाद के खिलाफ जो वैश्विक शक्ति संतुलन है, जो धुरी बदल रही है, भारत को उस हिसाब से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी। और जाहिर है कि भारत तो इस बारे में बहुत गंभीरता से सोच विचार कर रहा होगा। ठीक है, जेके त्रिपाठी, पूर्व राजनयिक, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, चाइना का जिक्र यहाँ पर हुआ, रशिया का जिक्र यहाँ पर हुआ, तो यूएनएससी की बैठक में जो कुछ हुआ, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं और किस तरह के अब आगे हालात बनते हुए इस पूरी स्थिति के बाद आपको नजर आ रही हैं? देखिए, यूएनएससी की बैठक में पहले ये कहा जा रहा है कि तालिबान का नाम लिया गया था प्रस्ताव में, लेकिन चीन और रूस इसके सख्त खिलाफ थे। और जो अंडरस्टैंडेबल है, जो कि हम जानते हैं क्योंकि इसलिए तालिबान का नाम हटाया गया। ये एक तरह से कंप्रोमाइज था कि तालिबान का नाम नहीं लिया जाएगा, रूस और चीन जो हैं इसमें वीटो नहीं करेंगे, रूस और चीन इसमें मतदान में भाग नहीं लेंगे। तो एक तरह से ये था कि रूस और चीन भी ये मानते हैं कि ऐसा है, लेकिन उनका बड़ा माइल्ड प्रोटेस्ट था इस मामले में। तो इस हिसाब से तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बैठक में जो उसका मंतव्य था वो हासिल कर लिया है, क्योंकि उसमें ये साफ साफ कहा गया किसी भी युद्ध प्रभावित देश से आतंकवाद को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, अफगानिस्तान युद्ध प्रभावित देश है, सब जानते हैं, और वहाँ आतंकवाद था, ये भी सब जानते हैं। तो ये चीज, ये ऐसा कहना, और इसको आप सिर्फ सुरक्षा परिषद के उसमें न देखिए, क्योंकि सुरक्षा परिषद कोई कह सकता है कि यूनाइटेड नेशंस एक फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, सुरक्षा परिषद से बात करती, लेकिन इससे पहले आज आप देखिए 100 से ज़्यादा देशों ने ये कहा है कि अफगानिस्तान में शांति होनी चाहिए, आतंकवाद नहीं होना चाहिए। तो ये उन्होंने भी ये एक तरह से चेतावनी दी है। और अभी तालिबान जो है वो भले ही बदला ना हो, लेकिन अभी तालिबान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके पैसे की कमी है, उनके पास हथियारों की भी मैं कहता हूँ कमी। हथियार जो छोड़े गए हैं, आधे हथियार जो है हमवीज और जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं, वो सब जो सॉफ्टवेयर से चलते हैं, सॉफ्टवेयर या तो पैरालाइज कर दिए गए हैं, या तो उन सॉफ्टवेयर को ठेकेदार अमेरिका के साथ में ले गए। तो ये हथियार और जो जहाज है, जो और भी होंगे, आप ये समझ लीजिए कि आखिर इनको चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत होगी, पेट्रोल डीजल किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, और वो कहाँ से आएगा? अफगानिस्तान नहीं पैदा करता, पाकिस्तान नहीं पैदा करता, चीन नहीं पैदा करता। तो ये भी तो बाहर से ही आएगा। एक तरीके से अमेरिका जाने से पहले विमानों के पर काट गया। जी ठीक है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। आज की दुनिया में आप आइसोलेट लेकर रखे, जंगल में नहीं रह सकते। आपको मान्यता की जरूरत बिल्कुल होगी। ठीक है, डीके पांडे जी, आपको क्या लग रहा है? यूएनएससी की बैठक हुई, इस पूरे हमले के बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद पहली बार भारत और तालिबान के बीच में मुलाकात हुई, बातचीत हुई दोहा में। किस तरफ सिचुएशन आगे बढ़ती हुई? देखिए, निश्चित रूप से भारत बहुत ही पैनी नजर से इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा था, और दो प्रश्न जो है वो उठते हैं कि जब दोहा में ये तय कर दिया गया था कि 31 अगस्त को अमेरिकी सेनाएं यहां से जाएंगी, तो आवश्यकता क्या थी काबुल पर हमला करने की, तालिबानियों की जोर जबरदस्ती करने की, और जो भी अमानवीय घटनाएं हुई उनका क्रम जरूरत नहीं थी। अगर सब कुछ तयशुदा था तो जरूरत क्यों पड़ी इसकी? उसके अलावा अमेरिका ने भी क्यों ये हापादापी मचाई? वो अपने वादे के हिसाब से 31 चला जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसका मतलब कुछ और समीकरण है जो कि अभी सामने आना बाकी है,
और भारत इसलिए बहुत शांत स्वभाव से इन सब चीजों को देख रहा था कि भाई क्या प्रक्रिया चल रही है, और बहुत ही सूझबूझ से उन्होंने अपने राजनयिक बुला लिया और धीरे धीरे अपने बाकी जो लोग थे भारतीय मूल के उनको निकाला। अभी भी हालांकि कुछ भारतीय मूल के लोग हैं। देखना ये होगा जब वहां पर एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो नोटाम होता है, नोटिस फॉर एयरमैन, वो जारी कर दिया गया है और उसके हिसाब से विश्व के सभी जहाजों को ये आदेश दिया गया है कि आप काबुल एयरपोर्ट पर न जाएं। अगर आप जाते हैं तो टेक ऑफ लैंडिंग जो भी है इसके लिए किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। और ये भी ज्ञात होगा 3-4 दिन पहले अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो टर्की को अप्रोच कर रहा था कि उनको एयरपोर्ट मेंटेनेंस या ऑपरेशंस की एयर ऑपरेशंस के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह की सुविधा में मदद करें। ऐसे हालात में निश्चित रूप से बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहा था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जिसका जिक्र नहीं हो रहा है कि आज भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगान ग्रुप, जिसमें कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और NSA डोवाल साहब हैं, इनको मिला के एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें और भी एक्सपर्ट होंगे, जो दोनों डेस्क ऑफिसर्स हैं वो भी होंगे इसमें, और वो देखेंगे, आंकलन करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या करना है। और इस प्रकार से ये एक अपने आप में कहा जाए बहुत अच्छी प्रक्रिया है। देखिए तेजी से हमें निर्णय लेंगे ऐसा नहीं, क्योंकि मूलभूत रूप से तालिबान जो है वो एक आतंकवादी गुट है। और अब आतंकवादी गुट को मान्यता देके आप जो है सरकार को बनाएंगे और उनके साथ समझौता करेंगे या कोई किसी प्रकार के और राजनीतिक संबंध या कूटनीतिक संबंध स्थापित करेंगे, ये अपने आप में बड़ा अनूठा सा है। तो अभी निश्चित रूप से वैश्विक रूप में चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, लोगों के मापदंड बदल रहे हैं। जहां जो अमेरिका यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो रही है, यूएस, यूके और फ्रांस ने स्पॉन्सर किया इस बैठक को और रेजोल्यूशन को, और इसमें से 2 देश क्यों निकले? अगर हमने ये तय किया था कि हम आतंकवाद के खिलाफ हमेशा जो उठाएंगे तो उनको आना चाहिए था। भारत जो है इतने वर्षों तक भुगतता रहा और हमेशा चिल्लाता रहा कि आप जो है आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व को एकजुट को आगे बढ़ना होगा। उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज जब 2001 में 9/11 की घटना हुई, उसके बाद सभी की आंखें खुलने लगी। तो निश्चित रूप से ये जो असंतुलित मापदंड हैं लोगों के, मतलब मेरा सभी देशों से हैं, तो इस पे एक ठहराव की जरूरत है और एक हमको यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत होगी आतंकवाद के खिलाफ, ताकि जो मानवीय सही समय पर आतंकवाद पर एक साथ मिलकर एक दूसरे के सहयोग के साथ चोट करने की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, अनुज माथुर जी, आपका क्या ओपनिंग दिमाग रहेगा? आप इस पूरी सिचुएशन को अभी फिलहाल किस तरफ आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? इस मीटिंग को किस तरह से देख रहे हैं? यूएनएसए की बैठक में जो कुछ हुआ उसे किस तरह से देख रहे हैं? जिससे पहले कि शिल्पा मैं आगे बढ़ूं, मैं 2-3 मेरी ऑब्जर्वेशन हैं। पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि अमेरिका लौटा, अमेरिका चला गया। अमेरिका चला नहीं गया, अमेरिका भागा है वहां, भागा। एक ये बात, इसमें अंतर है, समझना पड़ेगा। आर्मी पार्लेंस में विड्रॉल जो होता है एक बहुत ही सोचा समझा और एक बहुत प्लान्ड ऑपरेशन होता है कि आप कैसे वहां से निकलेंगे, कैसे आपके हथियार जाएंगे, पहले कौन जाएगा, बाद में कौन जाएगा। असल में अमेरिका को सपने में भी ये ख्याल नहीं था कि तालिबान जो है वो 15 अगस्त को काबुल पे कब्जा कर लेंगे। उनको लग रहा था, कुछ दिन पहले का उनका जो बाइडेन का इंटरव्यू है, उन्होंने कहा था 60 से 90 दिन लगेंगे। तो पहली बात तो वो है। दूसरी बात, रवि जी ने कहा कि उन्होंने काबुल फतेह कर लिया। तालिबान ने कुछ फतेह नहीं किया है, तालिबान को प्लेट में ला करके दिया गया है, कोई फतेह नहीं किया है। फतेह वो होता है जब आपने कुछ लड़के करें। फतेह मैं तब मानूंगा कि तालिबान जाकर के पंचशील में कुछ करके दिखाने, वो होगी फतेह। काबुल के में अभी कोई हार नहीं हुई है। और अफगानिस्तान में जब तक एक भी लोग उनके खिलाफ बात कर रहे हैं, वो ये अफगानिस्तान पूरी तरह उनके कब्जे में नहीं है। पंचशील में वो हैं और काम चल रहा है। उसके बाद में तीसरी बात, किसी ने, आई थिंक त्रिपाठी जी ने कहा था कि यहां पर आतंकवाद था नहीं, आतंकवाद है। ये समझने की बात है। बात हमें यह देखना होगा कि आज के तालिबान में और उस समय के तालिबान में मूलभूत अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर यह है कि उस समय का जो तालिबान था, उस तालिबान को अमेरिका और पाकिस्तान का सपोर्ट था, वो उस पर डिपेंडेंट था। आज की तारीख का जो तालिबान है वो अमेरिका पे और पाकिस्तान पे पूर्णतया डिपेंडेंट नहीं है। आज उसने कहा है कि मैं चीन से डायरेक्ट बात करूंगा, रूस से डायरेक्ट बात करूंगा।
और नेबरिंग कंट्री उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इनसे मैं डायरेक्ट बात करूंगा। तो वो पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए झटका है। मैं काफी दिनों से आपको ये बात बताता जा रहा हूं कि कई बार मैंने सुना है आपके चैनल पे कि पाकिस्तान के लिए विन विन है। मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान के लिए काफी लूजिंग बैटल है। ठीक है। और बाजौर में जो हुआ वैसे और कई सारी हरकतें होंगी। अभी एक मिनट बात, अब बात सवाल उसका है कि तालिबान जो कर रहा है, बातचीत करने की पेशकश कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि अफगानिस्तान इज अ रेंडियर स्टेट। उसमें यह है कि उनको काम चलाने के लिए बाहर की सहायता की आवश्यकता है। वो अपने आप से देश को चला नहीं सकते। आज की तारीख में अगर आपको अस्पताल चलाने हैं, स्कूल चलाने हैं, कॉलेज चलाने हैं, पुलिस चलानी है, आर्मी चलानी है, बिजनेस चलाना है, उन सब के लिए पैसे की आवश्यकता है, जो कि अफगानिस्तान में नहीं है। तो पैसा हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। तो इनको ये मालूम है कि वो समवेयर क्या है। इनको ये लगता है कि वो पैसा चीन से आएगा। पाकिस्तान खुद भक्कड़ है, वो तो कुछ उनको दे नहीं सकता। तो ये पाकिस्तान को उन्होंने दोबारा ऑलरेडी आंखें दिखानी चाहिए। एक मिनट और शिल्पा प्लीज 1 मोर मिनट। जो आखिरी बात ये थी कि अब उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है तालिबान की। वो रिक्वायरमेंट ये है कि उनको लेजिटिमेसी मिले, और वो लेजिटिमेसी को लेने के लिए हर जगह अपना बेहतर चेहरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुनिया जो है उस चेहरे के पीछे छुपे हुए दानव को पहचानती है। तो या तो वो पूरी तरह से बदलें, पहली बात। दूसरी बात, उनके अपने जो धड़े बने हुए हैं तालिबान के अंदर, उन धड़ों को कंट्रोल करें। बिल्कुल। तालिबान ने अमेरिका को वायदा किया था कि वो अफगानिस्तान की धरती से कोई आतंकवादी हरकत नहीं होने देंगे उनके। लेकिन बड़ा सवाल यही तो बना हुआ है कि जो दावा कर रहे हैं बदलाव का, वो उसे साबित नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक साबित नहीं होगा तब तक लेजिटिमेसी की अगर हम बात कर ले या फिर पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन की हम बात कर ले, वो संभव ही नहीं हो पाएगी। कर्नल आरपी सिंह साहब, आपको लग रहा है तालिबान के दावे इस बार के विश्वास करने योग्य हैं, लायक है? नहीं, विश्वास करने लायक तो बिल्कुल नहीं है, ना होनी चाहिए किसी को। जहाँ तक कि तालिबान की बात है, जैसा कि जनाब माथुर बता रहे थे, तालिबान ने वहाँ पे पिछले 20 साल से कोई शासन नहीं किया है। उसके पास कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और उनके अंदर अंदरूनी हालात इतनी बिगड़ी हुई है कि कई ग्रुप्स में बटे हुए हैं। ऑलरेडी अभी वहाँ पे जैसा कि पंचशील वगैरह में उनका अभी भी दायित्व बना नहीं हुआ है। चारों तरफ से वो इराक और रशिया और चाइना से घिरे हुए हैं, जो कि एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से उनका साथ नहीं दे रहे। रही बात अमेरिका की, अमेरिका वहां से निकल चुका है। कैसे निकले, किस वजह से निकले, इसको सबको जानकारी है। लेकिन अमेरिका अब तालिबान को बिल्कुल साथ नहीं देगा। जो कुछ भी छोड़ा है वहां पे, वो तालिबान के हवाले जरूर तो कर दिया है, लेकिन तालिबान कितना इस्तेमाल कर पाएगा ये उसके बस की बात नहीं है। हाँ, तालिबान जो कुछ भी करेगा उसके अंदर जो एक तरह से महारत हासिल है, वो आतंकवाद का महारत हासिल है, उसको ही आगे ले जाएगा। चाहे पाकिस्तान से लेकर के वो इंडिया की तरफ बढ़े, या चाइना की तरफ बढ़े, या चाइना से फेवर ले, या चाइना को वो कुछ दे, या रशिया को वो कुछ दे। ऐसी हालात में भारत को कुछ देखना पड़ेगा कि तालिबान से किस तरह से वो अपना आगे की बातचीत को रखे, जिससे कि तालिबान भारत के खिलाफ इतनी हद तक न जाए कि भारत को मजबूरन कहीं न कहीं रास्ता उठाना पड़े। भारत बिल्कुल ये देख रहा है कि किस तरह से और भी जो कि डोरन लाइन है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की एक लाइन है, उसके बारे में, पश्तून्स के बारे में भारत कुछ ऐसे सेंसिटिव सवालों के जो है अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके बीच में लाता रहेगा, जिससे कि तालिबान को ये एक तरह से सबक रहेगा कि भारत के साथ किसी अननेसेसरी बात के ऊपर एक तरह से कोई आगे की बात को बढ़ाना पहल ना करे। चलिए ठीक है, अनुज जी जल्दी से आपका कमेंट। सर जल्दी से, मुझे ब्रेक पर जाना होगा फिर। हाँ, आपको मैं यही उनको ये बताना चाह रहा था कि पाकिस्तान के जहां तक सवाल है, वो उसका हमको ये समझना चाहिए कि जो हथियार यहां छोड़े गए हैं, ये हथियार, पहली बात जो इन्होंने बोला उससे मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं। कुछ बड़े हथियार मान ले वो नहीं चला पाएंगे, हवाई जहाज नहीं चला पाएंगे। हाँ। उनको आतंकवाद फैलाने के लिए हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं है। तो 6 लाख राइफल छोड़े हैं उन्होंने, राइफल, कार्बाइन, स्टैंड मशीन, अल्ट्रा मॉडर्न, वो इसमें काम आएंगे। जो माइन,
हाँ, वो ये हथियार पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, ये हथियार पाकिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान आ सकते हैं। वो स्थिति और ज्यादा भयंकर फिर साबित हो चाहिए। सकती है, हिंदुस्तान को खतरा उत्पन्न हो सकता है। त्रिपाठी जी जल्दी से आपका छोटा सा रिएक्शन, उसके बाद ब्रेक। बिल्कुल 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 बिल्कुल। या भारत तक वो हथियार जरूर चले आएंगे, हो सकता है, हाँ। लेकिन अभी निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा खतरा है भारत के लिए, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई देश तभी किसी दूसरे देश के लिए खतरा पैदा कर सकता है जब उसके यहाँ अंदरूनी शांति हो और कंपैरेटिवली जब एक गवर्नमेंट हो, सक्षम गवर्नमेंट हो। और अभी तालिबान खुद इतना बिखरा हुआ है, खुद कोई उसकी स्पष्ट तस्वीर नहीं बन पा रही है। ऐसे में वो बाहर दूसरे देशों को नुकसान कैसे पहुंचाएगा, पहले वो अपने आप को ही संभालने। चलिए जी, आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खड़ा। चर्चा हो रही है जिस तरह से यूएनएससी की बैठक हुई, उसमें जो कुछ भी हुआ, इसके अलावा भारत और तालिबान के बीच पहली आधिकारिक बैठक दोहा में हुई। आगे किस तरह के हालात होने वाले हैं, तालिबान की तबाही को यूएनएससी कैसे रोक पाएगी, अमेरिका वापस चला गया है, अब अफगानिस्तान का आगे क्या होगा। पूरी तरह से तालिबान जिस तरह से वहां पर गोलीबारी करते हुए जश्न मनाते नजर आए थे, बहुत सारी आशंकाएं मन में उत्पन्न होती हुई। और आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजने की हम कर रहे हैं कोशिश। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए संजीव राय जी, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम परिस्थितियां यहां पर पैनलिस्टों की तरफ से सामने रखी गई। बार बार जिस बात का जिक्र यहां पर तालिबानियों की तरफ से किया जा रहा है, क्या ये दिखावा करने की कोशिश हो रही है कि भाई विश्वास करके देखिए हम बदल गए हैं, 20 साल पुराने तालिबानी अब हम नहीं रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हकीकत सामने आ रही है, जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो इस बात पर तस्दीक करती हुई कि नहीं बदले हैं, नहीं विश्वास हो पा रहा है। तो आखिरकार ऐसे में वहां की सत्ता अब उन्होंने बंदूक के दम पर हथिया ली है, लेकिन वो चला कैसे पाएंगे, कैसे आगे के वहां पर हालात होंगे। अब तो अमेरिका भी पूरी तरह से वहां से भाग चुका है, अब वहां पर क्या होने वाला है, सबके मन में यह प्रश्न उठता हुआ। वहां की महिलाओं के साथ अब क्या होने वाला है। शिल्पा, आपका सवाल बहुत ही वाजिब है। देखिए, सवाल ये है कि हम अपने आप को इस आधार पे आंकते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते हैं, हाँ। जबकि लोग हमको इस आधार पे आंकते हैं कि अब तक आपने क्या किया है। तो जो पीछे का 1994 से देखें, 1994 में जब तालिबान बना, हाँ। और तब से लेके अगर उनकी यात्रा अगर आप देखें तो उनके पे भरोसा बहुत कम हो पाएगा। लेकिन जिसको तालिबान अभी अपनी जो छवि बदलने का प्रयास कर रहा है, एक ऐसी परिस्थिति भी बनी है जिसमें मान लीजिए कि अगर वो एक सरकार बना लेता है कल, तो बहुत सारे देशों का जिनका इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में या अफगानिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध है, उनकी एक तरह से आप कहें कि कंपल्शन होगा, उनकी एक मजबूरी होगी कि उनके साथ इंगेज करना। ठीक है, तो एक तो ये कुछ हद तक आसार हैं, जैसे कि अगर तालिबान एक मिलीजुली सरकार बना लेता है, अंतरिम सरकार ही सही बना लेता है, तो उसके साथ कई सारे देश इंगेज करेंगे कि आखिर किसके साथ फिर बातचीत करेंगे। Exactly. तो दो लेवल की चुनौतियां हैं। एक लेवल की चुनौती अफगानिस्तान के समाज के भीतर की चुनौती है, हाँ, और दूसरी चुनौती तालिबान के लेजिटिमेसी की है और उसके दूसरे देशों के साथ संबंध और रिसोर्सेज की है। देखिए, महिलाओं के हालात तो लगातार अभी भी खराब हो रहे हैं, लेकिन आज एक अच्छी चीज ये हुई है कि कुछ सामाजिक संगठन धीरे धीरे अपने दफ्तर जाने शुरू किए हैं। आज की ये जो है कुछ जो एनजीओज हैं वो धीरे धीरे कुछ उनके कर्मचारी 2 हफ्तों के हाइबरनेशन के बाद आज से जाना शुरू किए हैं। लेकिन रिसोर्स क्रंच तो है ही है, क्योंकि उनका रिजर्व तो यूएस के पास है और उनके पास अपनी माली हालत ऐसी नहीं है कि बिना विदेशी सहायता के वहां बहुत सारी चीजें हो सके। देखिए, 32,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं इन 20 सालों में। ठीक है, अब वो एक बच्चा जब मरता है तो उसकी माँ, उसकी बहन, उनके ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से क्या असर पड़ता है। जिन महिलाओं को अब दफ्तर नहीं जाना है, जिनको न्यूज नहीं पढ़ना है, जिनको स्पोर्ट्स में नहीं जाना है, जिनको साइकिल नहीं चलाना है, हाँ। तो वो तो चाह ही रहे हैं कि हम यहाँ से कैसे भी निकल जाएं, क्योंकि उनको यकीन नहीं है कि हालात बहुत बेहतर होंगे। लेकिन रवि पाराशर जी, अमेरिका के वहां से पूरी तरह से जाने के बाद अब क्या लग रहा है कि कुछ सकारात्मक चीजें वहां पर हो सकती है। और एक और मेरा आपसे सवाल ये कि
बार बार ये प्रश्न उठता है कि भारत हमेशा अमेरिका की तरफ मुंह ताके रहता है। ऐसे में अब क्या भारत हमेशा अमेरिका के पीछे ही चलता रहेगा? क्या भारत को अब अपने स्तर पर फैसले लेने शुरू नहीं कर देने चाहिए? ये भी लोगों के मन में सवाल है। देखिए शिल्पा, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, सकारात्मक। ये शब्द जो है बहुत हद तक सापेक्ष शब्द है। अगर मुझे 15 दिन से रोटी नहीं मिली है और ऐसे में मुझे अगर एक टुकड़ा भी मिल जाता है तो मेरे लिए वो एक सकारात्मक मदद, सकारात्मक सहायता होगी, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ। तो ये बहुत अफगानिस्तान में अभी जो कुछ हो रहा है, 2 दिन बाद क्या होगा, 2 हफ्ते बाद क्या होगा, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कितना उस सकारात्मकता को जिसकी तलाश हम कर रहे हैं वो किस हद तक हमको वहाँ दिखाई देती है। देखिए, जहाँ तक अमेरिका के जाने का सवाल है, हाँ। तो ये इस बात से बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि अमेरिका गया नहीं है बल्कि भागा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। लेकिन अमेरिका अब पूरी सिचुएशन में स्टेक होल्डर है ही नहीं, ये मुझे लगता है कि अभी नहीं कह सकते। अमेरिका वहां से चला गया, चूंकि जल्दबाजी मुझे लगता है कि उन्होंने इसलिए भी की होगी कि वो जो फैसला उन्होंने किया, दुनिया भर में उनके इस फैसले को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे और उनकी आलोचना हो रही थी। और जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, एक तो कोरोना के टाइम पर हेल्थ मैनेजमेंट का जो सिस्टम वहाँ रहा, उसको लेके थोड़ी सी उनकी छवि बिगड़ी। और अब अफगानिस्तान के फैसले को लेकर उनकी जो आलोचना हो रही थी, और सबसे बड़ी बात जो काबुल हवाई अड्डे पर जो हमला हुआ, जाते जाते उनके 13 सैनिक शहीद हुए जिस तरह से, तो जो बाइडेन नहीं चाहते होंगे कि अब कोई और इसमें जब जाना ही है, अगर सितंबर में जाना है, हाँ। तो फिर जो डेडलाइन है, चलिए उससे पहले निकल जाते हैं। चलिए, ये एक अमेरिका का फैसला है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अमेरिका वहां से चला गया, ठीक है, भाग गया, लेकिन अमेरिका की नजर पूरे हालात पर नहीं होगी, पैनी नजर नहीं होगी, ये कहना ठीक नहीं होगा। अच्छा। और देखिए, जहां तक रूस का बात है, हमने अभी संयुक्त राष्ट्र में की बैठक का, सुरक्षा परिषद की बैठक का जिक्र किया, तो आतंकवाद को लेकर चीन का जो नजरिया है, दोहरा मापदंड है, कोई बहुत नई बात नहीं है। मसूद अजहर को लेकर भले ही टेक्निकल आधार पर ग्लोबल आतंकी घोषित करने के जब भी भारत की तरफ से प्रयास हुए, या चाहे वो जर्मनी प्रस्ताव लाया हो या फ्रांस प्रस्ताव लाया हो, तो उन्होंने, चीन ने उसको वीटो किया। उसको भले ही ये कहा गया हो कि तकनीकी आधार पर हम वीटो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि चीन ने कोई पहली बार आतंकवाद को लेके और भारत के अहित जिसमें दिख रहे हों, ऐसे कोई फैसले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात शिल्पा ये है कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ऐसे किसी भी मामले में जो अफगानिस्तान में हो रहा है, कोई निर्णायक भूमिका अदा करने लायक हमें लगता भी है, या एक लुंज पुंज संगठन के तौर पर हमें दिखाई देता है। हाँ। हम अतीत में जाएं तो हमने देखा कि जब सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर इन्वेजन हुआ और उसके बाद ऑयल फॉर फूड प्रतिबंध लगे, और उसके बाद मास डिस्ट्रक्शन के वेपन होने के नाम पर सद्दाम हुसैन पर अटैक किया गया, और वहां पर सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया पकड़ के उन्होंने, लेकिन मास डिस्ट्रक्शन का कोई साधन वहां बरामद नहीं हुआ। अभी लेटेस्ट हम देखें जो प्रतिबंध लगे उत्तर कोरिया पर, परमाणु जो विस्फोट किया उन्होंने, परीक्षण किया, तो यही रूस और यही चीन उसको वहां पर मदद पहुंचा रहे थे, तेल पहुंचा रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे। तो ये जो आतंकवाद को लेकर ये जो महाशक्तियां जिनको हम कहते हैं, उनका जो दोहरा तेहरा चौहरा जो रवैया है, ये अब मुझे लगता है कि खुलकर सामने आ चुका है। ऐसे में शिल्पा में बात पूरी कर लूं, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत को अब नए सिरे से गोलबंदी करनी पड़ेगी। अब जैसे क्वाड संगठन है, जापान और चीन के हित बहुत सारे दक्षिण चीन सागर में टकराते हैं। तो जापान हमारा मित्र देश है, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, उधर यूरोप में हमारा फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया। इनके साथ हमें आतंकवाद को लेकर नए सिरे से गठजोड़ करना होगा। और एक और बात मैं कह दूं कि राष्ट्रमंडल देशों का जो संगठन है बहुत ज्यादा डोल ड्रम में पड़ा हुआ है। उस सिवाय राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने के अलावा और कुछ होता नहीं है। और पिछले 1.5 दशक में ब्रिटेन के अंदर भी ये बात उठने लगी है कि भाई अब
अब इस संगठन का पुनर्गठन होना चाहिए। महारानी को इसके जो चार्टर में अनिवार्य तौर पर इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है और ये बात बिल्कुल उठ रही है कि दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देश हैं या भारत जैसे बड़े देश हैं, अब इसका नेतृत्व करें। तो अब मुझे लगता है कि इस तरह की यानी कहीं ना कहीं वो स्थिति अब उत्पन्न होती हुई कि सुपर पावर की तरफ हिंदुस्तान ने देखना बंद कर दिया है, अपने फैसले लेने या अपने इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। रवि जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारत को अब नए सिरे से अमेरिका की तरफ भी निरपेक्ष दृष्टि से देखते हुए रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक स्तर पर हम देखें संबंध बहुत अच्छे थे। तो अब हमें उचित समय है कि हमें समीक्षा करें कि क्या हुआ कि रूस और चीन मिलकर एक जैसे सुर बोल रहे हैं, तो हमारे हित कहां पर चोटिल हुए हैं, उसको नए सिरे से मुझे लगता है अब ये बहुत सही अवसर है जबकि हम इसकी समीक्षा करें, व्याख्या करें और आतंकवाद के खिलाफ नए सिरे से वैश्विक गठबंधन हम करें। ठीक है डीके पांडे जी, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जंग की बात तो कही जाती है, लेकिन जब जंग की स्थिति आती है तो कई देश अपने अपने हित साधने के चक्कर में बैक स्टेप ले लेते हैं, और कौन से वो देश है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, या हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ हो, और कीमत सबको चुकानी पड़ती है? देखिए यही बात मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था, और जहां तक अमेरिका का वहां से जाना और उसका भविष्य में अफगानिस्तान में कोई रुचि होगी कि नहीं होगी, इस प्रश्न का सवाल है। तो जो क्वाड समीकरण में एक नया पैदा हुआ है, 4 देश जो हम मिलके एक नया दीवार खड़ी कर रहे हैं चीन के विरुद्ध, तो निश्चित रूप से अभी अमेरिका का कंसंट्रेशन होगा चीन के खिलाफ। चीन जिस प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर अपना जोर बढ़ा रहा है, मैरीटाइम ऑपरेशंस में वहां दखल दे रहा है, और अभी कई और भी नए वो कार्रवाइयां शुरू की हैं। पिछले हफ्ते में बहुत ज्यादा गतिविधियां हुई हैं, क्योंकि अभी पूरे विश्व का ध्यान अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा है, तो उस तरफ चर्चा में नहीं आ रही है। तो अभी अमेरिका निश्चित रूप से चाहेगा कि भारत जो है वो के साथ रहे, और भारत को चाहिए कि जो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक जो था कि भाई भारत निर्गुट है और वो एक तरफ नहीं है, वो बहुपक्षीय है, जहां सही है हम उसका समर्थन करेंगे। इस पर अगर हम चलते रहेंगे तो हमें फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम अगर किसी पक्ष की तरफ झुकेंगे तो हमारे खिलाफ कहीं किसी मंच पर जा सकता है। जहां तक रहा सवाल अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का, अभी जो है पाकिस्तान की रुचि वहां बनी हुई है, और जैसे मोहम्मद के आका हेलमंड में अभी मिले हैं एक पिछले हफ्ते, साथ में जो लश्कर तौबा का वहां पर लीडरशिप है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं कुनार के अंदर, और साथ में आज अनस हक्कानी ने काबुल एयरपोर्ट का वहां पर जाकर कंधार एयरपोर्ट में जाके उन्होंने पूरी देखा है कि क्या है क्या नहीं है, जायजा लिया है, और वहां पर मंत्रिमंडल सरकार बनी नहीं है लेकिन मंत्रियों की घोषणा हो गई है। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो एक स्थापित हों और फिर उस पर ध्यान दें, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर दोहा में भी उन्होंने भारत से कुछ सहायता मांगी हो। लेकिन भारत का कुल मुख्य प्रश्न एक ही है कि पाकिस्तान के बढ़ावे पर, पाकिस्तान के कहने पर वो भारत के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई न करें, जैसा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन हुआ है, उसको वो उसका सम्मान करें, उसको माने। निश्चित रूप से चाइना और रशिया का जो बढ़ावा रहेगा तालिबान के लिए, उन्हें खुद के रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन हमें देखना होगा कि भारत किस आगे बढ़े। अभी भी हमारे वहां प्रोजेक्ट जो हैं निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक स्ट्रांग पॉइंट है हमारा, लेकिन क्या हम बढ़ पाएंगे? तो मुझे लगता है कि अगले 7 से 10 दिन ये हमें डिसाइड करने के लिए मौका देंगे कि हम क्या करें आगे। जल्दीबाजी में कुछ करना हमारे लिए घातक भी हो सकता है। निश्चित रूप से हमारा काफी ध्यान वहां ठीक है, ऐसे में और लगा अनुज माथुर जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर डीके पांडे जी ने किया, क्या लगता है क्या तालिबान पाकिस्तान के चक्कर में हिंदुस्तान के साथ कोई जरूरत कर सकता है? डिक्लेयर होंगी जहां पर कि कुछ आगे बात बढ़ेगी। एक और बात रखना चाहूंगा कि जो बात हो रही है कि जो जहाज और संयंत्र छोड़े गए हैं अफगानिस्तान में, 73 जहाज, और वहां के जो सेंटकॉम के चीफ है मैकेंजी साहब, उन्होंने कहा कि सभी वहां पर जो साजो सामान है उनको डीमिलिटराइज कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि वो जहाज अब फ्यूचर में नहीं उड़ाए जा सकते, कोई उनको प्रयोग नहीं कर सकता है। क्या प्रयोग किया जाता है? उसका हार्डवेयर, जो जहाज का ढांचा है वो और बाकी जो रॉकेट लॉन्चर है और बाकी काफी कुछ है वहां पर, पूरी एक फेरिस्त है लंबी चौड़ी। तो उनके ऊपर क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी कहना जल्दीबाजी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका देखिए मूर्ख देश नहीं है। वो निश्चित रूप से अगर अपना साजो सामान छोड़ के जा रहा है, उसको पता है कि चीन भी इसका प्रयोग कर सकता है और चीन उसके खिलाफ जाएगा।
अब इस संगठन का पुनर्गठन होना चाहिए। महारानी को इसके जो चार्टर में अनिवार्य तौर पर इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है और ये बात बिल्कुल उठ रही है कि दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देश हैं या भारत जैसे बड़े देश हैं, अब इसका नेतृत्व करें। तो अब मुझे लगता है कि इस तरह की यानी कहीं ना कहीं वो स्थिति अब उत्पन्न होती हुई कि सुपर पावर की तरफ हिंदुस्तान ने देखना बंद कर दिया है, अपने फैसले लेने या अपने इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। रवि जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारत को अब नए सिरे से अमेरिका की तरफ भी निरपेक्ष दृष्टि से देखते हुए रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक स्तर पर हम देखें संबंध बहुत अच्छे थे। तो अब हमें उचित समय है कि हमें समीक्षा करें कि क्या हुआ कि रूस और चीन मिलकर एक जैसे सुर बोल रहे हैं, तो हमारे हित कहां पर चोटिल हुए हैं, उसको नए सिरे से मुझे लगता है अब ये बहुत सही अवसर है जबकि हम इसकी समीक्षा करें, व्याख्या करें और आतंकवाद के खिलाफ नए सिरे से वैश्विक गठबंधन हम करें। ठीक है डीके पांडे जी, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जंग की बात तो कही जाती है, लेकिन जब जंग की स्थिति आती है तो कई देश अपने अपने हित साधने के चक्कर में बैक स्टेप ले लेते हैं, और कौन से वो देश है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, या हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ हो, और कीमत सबको चुकानी पड़ती है? देखिए यही बात मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था, और जहां तक अमेरिका का वहां से जाना और उसका भविष्य में अफगानिस्तान में कोई रुचि होगी कि नहीं होगी, इस प्रश्न का सवाल है। तो जो क्वाड समीकरण में एक नया पैदा हुआ है, 4 देश जो हम मिलके एक नया दीवार खड़ी कर रहे हैं चीन के विरुद्ध, तो निश्चित रूप से अभी अमेरिका का कंसंट्रेशन होगा चीन के खिलाफ। चीन जिस प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर अपना जोर बढ़ा रहा है, मैरीटाइम ऑपरेशंस में वहां दखल दे रहा है, और अभी कई और भी नए वो कार्रवाइयां शुरू की हैं। पिछले हफ्ते में बहुत ज्यादा गतिविधियां हुई हैं, क्योंकि अभी पूरे विश्व का ध्यान अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा है, तो उस तरफ चर्चा में नहीं आ रही है। तो अभी अमेरिका निश्चित रूप से चाहेगा कि भारत जो है वो के साथ रहे, और भारत को चाहिए कि जो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक जो था कि भाई भारत निर्गुट है और वो एक तरफ नहीं है, वो बहुपक्षीय है, जहां सही है हम उसका समर्थन करेंगे। इस पर अगर हम चलते रहेंगे तो हमें फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम अगर किसी पक्ष की तरफ झुकेंगे तो हमारे खिलाफ कहीं किसी मंच पर जा सकता है। जहां तक रहा सवाल अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का, अभी जो है पाकिस्तान की रुचि वहां बनी हुई है, और जैसे मोहम्मद के आका हेलमंड में अभी मिले हैं एक पिछले हफ्ते, साथ में जो लश्कर तौबा का वहां पर लीडरशिप है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं कुनार के अंदर, और साथ में आज अनस हक्कानी ने काबुल एयरपोर्ट का वहां पर जाकर कंधार एयरपोर्ट में जाके उन्होंने पूरी देखा है कि क्या है क्या नहीं है, जायजा लिया है, और वहां पर मंत्रिमंडल सरकार बनी नहीं है लेकिन मंत्रियों की घोषणा हो गई है। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो एक स्थापित हों और फिर उस पर ध्यान दें, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर दोहा में भी उन्होंने भारत से कुछ सहायता मांगी हो। लेकिन भारत का कुल मुख्य प्रश्न एक ही है कि पाकिस्तान के बढ़ावे पर, पाकिस्तान के कहने पर वो भारत के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई न करें, जैसा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन हुआ है, उसको वो उसका सम्मान करें, उसको माने। निश्चित रूप से चाइना और रशिया का जो बढ़ावा रहेगा तालिबान के लिए, उन्हें खुद के रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन हमें देखना होगा कि भारत किस आगे बढ़े। अभी भी हमारे वहां प्रोजेक्ट जो हैं निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक स्ट्रांग पॉइंट है हमारा, लेकिन क्या हम बढ़ पाएंगे? तो मुझे लगता है कि अगले 7 से 10 दिन ये हमें डिसाइड करने के लिए मौका देंगे कि हम क्या करें आगे। जल्दीबाजी में कुछ करना हमारे लिए घातक भी हो सकता है। निश्चित रूप से हमारा काफी ध्यान वहां ठीक है, ऐसे में और लगा अनुज माथुर जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर डीके पांडे जी ने किया, क्या लगता है क्या तालिबान पाकिस्तान के चक्कर में हिंदुस्तान के साथ कोई जरूरत कर सकता है? डिक्लेयर होंगी जहां पर कि कुछ आगे बात बढ़ेगी। एक और बात रखना चाहूंगा कि जो बात हो रही है कि जो जहाज और संयंत्र छोड़े गए हैं अफगानिस्तान में, 73 जहाज, और वहां के जो सेंटकॉम के चीफ है मैकेंजी साहब, उन्होंने कहा कि सभी वहां पर जो साजो सामान है उनको डीमिलिटराइज कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि वो जहाज अब फ्यूचर में नहीं उड़ाए जा सकते, कोई उनको प्रयोग नहीं कर सकता है। क्या प्रयोग किया जाता है? उसका हार्डवेयर, जो जहाज का ढांचा है वो और बाकी जो रॉकेट लॉन्चर हैं और
बाकी काफी कुछ है वहां पर, पूरी एक फहरिस्त है लंबी चौड़ी। ठीक है। तो उनके ऊपर क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी कहना जल्दीबाजी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका देखिए मूर्ख देश नहीं है। वो निश्चित रूप से अगर अपना साजो सामान छोड़ के जा रहा है, उसको पता है कि चीन भी इसका प्रयोग कर सकता है और चीन उसके खिलाफ जाएगा। अब इस संगठन का पुनर्गठन होना चाहिए। महारानी को इसके जो चार्टर में अनिवार्य तौर पर इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है, और ये बात बिल्कुल उठ रही है कि दक्षिण अफ्रीका जैसे बड़े देश हैं या भारत जैसे बड़े देश हैं, अब इसका नेतृत्व करें। तो अब मुझे लगता है कि इस तरह की यानी कहीं ना कहीं वो स्थिति अब उत्पन्न होती हुई कि सुपर पावर की तरफ हिंदुस्तान ने देखना बंद कर दिया है, अपने फैसले लेने या अपने इनिशिएटिव लेने शुरू कर दिए गए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। रवि जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि भारत को अब नए सिरे से अमेरिका की तरफ भी निरपेक्ष दृष्टि से देखते हुए, रूस के साथ हमारे ऐतिहासिक स्तर पर हम देखें संबंध बहुत अच्छे थे। तो अब हमें उचित समय है कि हमें समीक्षा करें कि क्या हुआ कि रूस और चीन मिलकर एक जैसे सुर बोल रहे हैं, तो हमारे हित कहां पर चोटिल हुए हैं, उसको नए सिरे से मुझे लगता है अब ये बहुत सही अवसर है जबकि हम इसकी समीक्षा करें, व्याख्या करें और आतंकवाद के खिलाफ नए सिरे से वैश्विक गठबंधन हम करें। ठीक है डीके पांडे जी, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जंग की बात तो कही जाती है, लेकिन जब जंग की स्थिति आती है तो कई देश अपने अपने हित साधने के चक्कर में बैक स्टेप ले लेते हैं, और कौन से वो देश है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी, या हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ हो, और कीमत सबको चुकानी पड़ती है? देखिए, यही बात मैंने पहले भी इसका उल्लेख किया था, और जहां तक अमेरिका का वहां से जाना और उसका भविष्य में अफगानिस्तान में कोई रुचि होगी कि नहीं होगी, इस प्रश्न का सवाल है। तो जो क्वाड समीकरण में एक नया पैदा हुआ है, 4 देश जो हम मिलके एक नया दीवार खड़ी कर रहे हैं चीन के विरुद्ध, तो निश्चित रूप से अभी अमेरिका का कंसंट्रेशन होगा चीन के खिलाफ। चीन जिस प्रकार से साउथ चाइना सी के अंदर अपना जोर बढ़ा रहा है, मैरीटाइम ऑपरेशंस में वहां दखल दे रहा है, और अभी कई और भी नए वो कार्रवाइयां शुरू की हैं। पिछले हफ्ते में बहुत ज्यादा गतिविधियां हुई हैं, क्योंकि अभी पूरे विश्व का ध्यान अफगानिस्तान की तरफ ज्यादा है, तो उस तरफ चर्चा में नहीं आ रही है। तो अभी अमेरिका निश्चित रूप से चाहेगा कि भारत जो है वो के साथ रहे, और भारत को चाहिए कि जो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का एक जो था कि भाई भारत निर्गुट है और वो एक तरफ नहीं है, वो बहुपक्षीय है, जहां सही है हम उसका समर्थन करेंगे। इस पर अगर हम चलते रहेंगे तो हमें फायदेमंद रहेगा, क्योंकि हम अगर किसी पक्ष की तरफ झुकेंगे तो हमारे खिलाफ कहीं किसी मंच पर जा सकता है। जहां तक रहा सवाल अफगानिस्तान में आतंकवादी गतिविधियों का, अभी जो है पाकिस्तान की रुचि वहां बनी हुई है, और जैसे मोहम्मद के आका हेलमंड में अभी मिले हैं एक पिछले हफ्ते, साथ में जो लश्कर तौबा का वहां पर लीडरशिप है वो भी शिफ्ट हो रहे हैं कुनार के अंदर, और साथ में आज अनस हक्कानी ने काबुल एयरपोर्ट का वहां पर जाकर कंधार एयरपोर्ट में जाके उन्होंने पूरी देखा है कि क्या है क्या नहीं है, जायजा लिया है, और वहां पर मंत्रिमंडल सरकार बनी नहीं है लेकिन मंत्रियों की घोषणा हो गई है। तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो एक स्थापित हों और फिर उस पर ध्यान दें, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर दोहा में भी उन्होंने भारत से कुछ सहायता मांगी हो। लेकिन भारत का कुल मुख्य प्रश्न एक ही है कि पाकिस्तान के बढ़ावे पर, पाकिस्तान के कहने पर वो भारत के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई न करें, जैसा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन हुआ है, उसको वो उसका सम्मान करें, उसको माने। निश्चित रूप से चाइना और रशिया का जो बढ़ावा रहेगा तालिबान के लिए, उन्हें खुद के रहेगा, वो अलग बात है, लेकिन हमें देखना होगा कि भारत किस आगे बढ़े। अभी भी हमारे वहां प्रोजेक्ट जो हैं निश्चित रूप से वो हमारे लिए एक स्ट्रांग पॉइंट है हमारा, लेकिन क्या हम बढ़ पाएंगे? तो मुझे लगता है कि अगले 7 से 10 दिन ये हमें डिसाइड करने के लिए मौका देंगे कि हम क्या करें आगे। जल्दीबाजी में कुछ करना हमारे लिए घातक भी हो सकता है। निश्चित रूप से हमारा काफी ध्यान वहां ठीक है, ऐसे में और लगा अनुज माथुर जी जिस बात का जिक्र यहाँ पर डीके पांडे जी ने किया, क्या लगता है क्या तालिबान पाकिस्तान के चक्कर में हिंदुस्तान के साथ कोई जरूरत कर सकता है? डिक्लेयर होंगी जहां पर कि कुछ आगे बात बढ़ेगी। एक और बात रखना चाहूंगा कि जो बात हो रही है कि जो जहाज और संयंत्र छोड़े गए हैं अफगानिस्तान में, 73 जहाज, और वहां के जो सेंटकॉम के चीफ है मैकेंजी साहब, उन्होंने कहा कि सभी वहां पर जो साजो सामान है उनको डीमिलिटराइज कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि वो जहाज अब फ्यूचर में नहीं उड़ाए जा सकते, कोई उनको प्रयोग नहीं कर सकता है। क्या प्रयोग किया जाता है? उसका हार्डवेयर, जो जहाज का ढांचा है वो और बाकी जो रॉकेट लॉन्चर हैं और
बाकी काफी कुछ है वहां पर, पूरी एक फहरिस्त है लंबी चौड़ी। ठीक है। तो उनके ऊपर क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी कहना जल्दीबाजी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका देखिए मूर्ख देश नहीं है। वो निश्चित रूप से अगर अपना साजो सामान छोड़ के जा रहा है, उसको पता है कि चीन भी इसका प्रयोग कर सकता है और चीन उसके खिलाफ जाएगा। उन्हीं यंत्रों का प्रयोग चीन जो है उसकी कॉपी बनाकर, जैसा कि हमने देखा है, ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। तो वो एक नया साजो सामान करके उसी पर टक्कर देने की कोशिश करेगा। तो जो वहां पर संयंत्र है, अनुज माथुर जी, मेरी आवाज अब तक अगर पहुंच पा रही हो, हिसाब से वो किसी प्रकार से पांडे जी की मेरी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। सोचिए इतने पांडे जी, ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास। छोड़ के जाएंगे, उनको पता है कि पाकिस्तान उसको निपटने की कोशिश करेगा, चाइना उसका प्रयोग क्या करेगा। तालिबान ऐसा कर सकता है कि पाकिस्तान के चक्कर में आकर हिंदुस्तान के साथ जरूरत करने की कोशिश करे? ये भी वक्त बताएगा। और एक आखिरी बात, देखिए मैं उनकी वजह से सुन नहीं पा रहा हूं आप क्या कह रही है मेरे से। जब तक वो बात बंद नहीं होगी तो मैं कैसे बोलूंगा? वो घटकी हो गई 28 को जो उनका फेडर डाउन हो गया सर। अगर अब मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, देखिए शिल्प, बोलिए। हाँ शिल्प, हाँ अभी बिल्कुल पहुंच रही है मेरी आपके पास, आपकी आवाज मेरे पास। मैं सिर्फ 2 बातें आपको बताना चाहता हूं जो उन्होंने कहा उसके ऊपर। पहली बात तो ये जो नॉन अलाइनमेंट वाला है, इसमें बिल्कुल सहमत नहीं रखता हूं। हमें अभी वो काफी हो गया है, इसको निकाल करके हमको अपना हम लोग बड़ी भारी शक्ति हैं, कोई शक ना रहे हमें अपने अंदर। तो हमें अपने तरीके से इसको सोचना पड़ेगा और इसको अपने तरीके से काम करना पड़ेगा। बात संख्या 1। बात संख्या 2 ये है कि जहां तक सवाल पाकिस्तान का है, तालिबान ने पाकिस्तान को एक बार 2 टूक जवाब ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की आवश्यकता तालिबान को आज की तारीख में उतनी नहीं है जितनी पहले होती थी। क्योंकि आज वो चीन से सीधे बात कर रहा है, चीन का अपना इंटरेस्ट है। तभी आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान के मंत्री लोग हैं वो भाषण दे रहे हैं कि हमें बाईपास करके कोई कुछ नहीं कर सकता इस रीजन में, हम बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी हैं, ये वगैरह। ये सब बातें क्यों आ रही हैं? वो इसीलिए आ रही हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनको बाईपास किया जा रहा है। और बाईपास कौन कर रहा है? चीन और तालिबान दोनों कर रहे हैं। चाइना का इंटरेस्ट सेंट्रल एशिया, चाइना का इंटरेस्ट $4 ट्रिलियन के जो वहां पर जो वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो, और उनका जो ईरान के साथ बिजनेस है जी, खनिज और ईरान के साथ उनका ट्रेड, तो वो सब चीजें उनको वो देखेंगे। लेकिन चाइना एकमात्र ऐसा देश है जो बिल्कुल जानता है कि वो क्या कर रहा है, और उसको अगर वो ₹2 आपको देगा तो 200 का आपसे तब तक वो नहीं निकाल लेगा। उसके लिए कोई, ये बात मैं फिर रिपीट करता हूं, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में there are no permanent friends, there are no permanent enemies, there is only permanent interest। माथुर जी, फिर खामियाजा तो लेकिन विश्व को भुगतना पड़ता है ना आतंकवाद के रूप में, और आतंकवाद हर देश को देखिए चपेट में लेता है, ये भी हमने देखा है, कोई नहीं बचा इससे। बिल्कुल शिल्पा, मैं एक बात बताता हूं कि चीन की स्टेटेड पॉलिसी है कि 2050 तक वो दुनिया की सोल सुपर पावर बनना चाहते हैं, स्टेटेड। इसमें किसी को देखने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा है। ठीक है सर। और ये जो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, जितने भी उनकी एक्टिविटीज हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो इंडियन ओशन रीजन हो, चाहे हम्बन टोटा हो, चाहे कहीं और हो, वो सब इसके ऊपर। तो उनको फिलहाल इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो क्या, उनको क्या रिपरकशन होगा, कोई के पास क्या रिपरकशन होगा, उनके अपने इंटरेस्ट है। वही बात हो गई कि चाइना के लालच के चक्कर में पूरा विश्व, पूरी दुनिया आतंकवाद के साए में जाता हुआ। देखिए, आतंकवाद का जहां तक चाइना के साथ ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक केवल अफगानिस्तान के साथ है, आतंकवाद के साथ नहीं है। चाइना इस्लामिक नेशंस के खिलाफ है और इस्लामिक किसी तरह के आतंकवाद के बिल्कुल खिलाफ है। वो अपने देश में उनको पनपने नहीं देना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान के रास्ते वो काबुल की तरफ जा रहा है, इराक की तरफ जा रहा है और ईरान की तरफ जा रहा है, जहाँ पे उसको वहाँ पे मिनरल्स और वहाँ पे ऑयल की ज़रूरत है। वहाँ के बंदरगाह की तरफ जा रहा है जिससे कि वेस्ट की तरफ आसानी के साथ वो ट्रेड कर सके। भारत में उसका इंटरेस्ट अब काफ़ी कम हो जाएगा, जबकि उसका इंटरेस्ट जो है अफगानिस्तान की तरफ जाएगा। भारत का इंटरेस्ट अब क्या होगा कि किस तरह से हमें चाइना और पाकिस्तान को रोकना है। तालिबान के साथ हम लोग एक तरह से वार्ता कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान उनका फायदा न उठा सके।
अंदरूनी हालत भारत की इतनी कमजोर है कि उसको अब जो है सशक्त करना है, और जितने भी ऑल पार्टीज हैं, चाहे अपोजिशन पार्टी है, नेशन के साथ एक पॉइंट के ऊपर खड़ा होकर रहना है कि देश को एक बना रहना है, कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है। और इसका जो है एक सही परिणाम यूएन के अंदर भारत ने दिया है कि वो तालिबान को आतंकवाद राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान को प्रमाणित करना चाहता था, और उसके लिए अभी आज ही के दिन रशिया और चाइना बल्कि उससे बाहर हो चुके। रही अमेरिका की बात, एक बात बिल्कुल क्लियर है, अमेरिका गया नहीं है, अमेरिका वहां से हटा है। ठीक है। तालिबान के पास उसकी चाबी है, और अमेरिका जहां भी रहेगा वो दूर से ही मारेगा, छोड़ेगा नहीं। हाँ। अपने हथियार वहां जरूर छोड़े हैं, हाँ। लेकिन चाबी उसके पास है। जो कुछ भी वहां से आतंकवाद के खिलाफ उसकी उंगलियां जल चुकी हैं, 9/11 हो चुका है। वो अब अगर तालिबान ने कोई भी बुरी आंखें उठाई तो वहां से ही बैठ करके वो तालिबान को तहस-नहस कर सकता है। इसकी कैपेसिटी हुआ एनालिसिस से कितने सहमत, इस आंकलन से कितने सहमत? देखिए, जहां तक मैं सोचता हूँ भारत की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, आप ये देख लीजिए। पहले तो देख लीजिए भारत का ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य क्या होना चाहिए इस सिचुएशन में। भारत के 3 उद्देश्य हैं मुख्यतः। एक तो वहाँ जो भी बचे हुए नागरिक हैं उनकी रक्षा। दूसरा उद्देश्य भारत का ये है कि वहाँ पर जो अपने निवेश हुए हैं, आर्थिक निवेश या उससे भी ज़्यादा जो हमारे पास क्रेडिबिलिटी, हमारी गुडविल, हमारी साख के रूप में निवेश हुए हैं, उनकी सुरक्षा। तीसरा है कि कश्मीर की सुरक्षा ऑब्वियसली, और इसके साथ ही ये भी है कि हमें भी हम भी अफगानिस्तान में स्टेक होल्डर हैं, इसलिए हमें भी वहाँ रहना चाहिए। अब इन चीज़ों को ऑब्टेन करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। या तो हम चुपचाप वेट एंड वॉच करते रहें, ठीक है, और जब दुनिया के सारे लोग रिकॉग्नाइज कर दें, या अदरवाइज वैसे ही हम करें। हाँ। या तो हम ऐसे करें कि हम एक स्टैंड ले लें कि साहब ये आतंकवादी है, ये महिला अधिकारों का हनन करता है, लोकतंत्र का हनन करता है, मानवाधिकारों का हनन करता है, हम इससे संबंध नहीं रखेंगे, मान्यता नहीं। हाँ। और तीसरा, या तो हम मान्यता दे दें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट कम्स। अब देखिए, पहले या दूसरे में तो आपको खतरा ये है कि आपके जो निवेश है, आपकी जो गुडविल, अगर आप मान्यता नहीं देते, अगर आप उनसे कह देते कि हम आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे कभी भी, जब आप सुधरेंगे नहीं, तो क्या होगा कि आपकी जो गुडविल है और आपका जो निवेश है वो भी नहीं रहेगा। और जब कभी आप दूसरे देशों के देखते हुए आप उसको मान्यता देंगे तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि उस वैक्यूम को पाकिस्तान और चीन काफी हद तक भर चुके होंगे। चलिए, इसलिए जो तालिबान ये कह रहे हैं कि हाँ, हम भारत के खिलाफ नहीं है, कश्मीर विपक्षी मामला है, हम निवेश को सराहना करते हैं, इसी सूत्र को लेकर के हमें अब डायरेक्ट बात करनी चाहिए। इनडायरेक्ट तो हम 1.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट अच्छा है आज सवेरे, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी साफ तौर पर सबके सामने आ सके। चलिए, ठीक है संजीव राय जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, एक लाइन में सर, जल्दी से, समय की कमी है। देखिए, अभी अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड की अभी भी ज़रूरत है, मानवीय सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि फ्लाइट्स बंद हो गई हैं। जो लोग निकलना चाहते हैं, जो परेशान हैं, उनको मानवीय आधार पर सहायता, कम से कम फूड, वाटर, सैनिटेशन, ये सब पहुंचाना चाहिए। ठीक है, ये दुनिया को ये करना चाहिए। रवि जी, आपका फाइनल कमेंट। देखिए, एक चीज़ और है, जो प्रयास ब्रिटेन के कुछ सांसदों की तरफ से हुआ है, उसका जिक्र भी कर देना चाहिए। हो सकता है हम विस्तार से बाद में बात करें। ठीक है। वहाँ से प्रयास ये हो रहे हैं कूटनैतिक स्तर पर कि जो नॉर्दर्न अलायंस है उसको भी पैरेलल, सालेह की जो सरकार है उसको भी पैरेलल मान्यता अगर तालिबान गवर्नमेंट को मिलती है तो नॉर्दर्न अलायंस को सालेह की का जो गुट है उसको भी एक पैरेलल मान्यता दे दी जाए। मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रेशर हैं उनकी तरफ भी थोड़ा सा विश्व को ध्यान देना। ठीक है, अनुज माथुर जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका सर। देखिए, हाँ, मैं भी ये कह रहा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो तालिबान ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी है कि नॉर्दर्न अलायंस हमसे बात कर रहे हैं, अमरुल्लाह सालेह हमसे बात कर रहे हैं, हाँ। तो ये भी एक संभावना बनती है कि तालिबान स्वयं नॉर्दर्न अलायंस को या
अमरुल्ला सालेह को थोड़ी ज्यादा और लीवे देके थोड़ा और उनको बना करके और एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वो बनाए, कोशिश भी करके जो कि देखिए, ठीक है, तालिबान के ठीक है, पंडित जी, जल्दी से, सामने पहली या कमेंट जो आपका। भी हाँ नहीं मैं एक मिनट हाँ देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये हमें मौका है भारत के लिए और अन्य देशों के लिए कि हम किसी प्रकार की सहायता अगर आप तालिबान को देना चाहेंगे ठीक है। तो केवल एक ही शर्त पर देंगे कि वो मानवीय भावनाओं की कद्र करें, उनका सम्मान करें। अगर वहां का जो लोकतंत्र की स्थापना अगर कर सकता है तो सभी प्रकार की सहायता उसको दी जा सकती है। ये अगर हम उसको उस पर जबरदस्ती करें तो शायद हालात बेहतर जल्दी सुधरे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर एक ही बात, एक ही कंडीशन, मानवीय कद्र अगर तालिबानी करते हैं तो फिर उन्हें समर्थन मिलना चाहिए, वरना झांसा तो वो देने की दुनिया को कोशिश कर ही रहा है। ऐसे में झांसे में अब नहीं आएगी ये दुनिया। तालिबान को जो वो कहना चाहता है, जो वो करना चाहता है, वो पहले करके दिखाना होगा, तब दुनिया को विश्वास में लेना होगा, वरना तो फिर उसके आगे संघर्ष बहुत लंबा है ही। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।